गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग द्रव अवस्था चैप्टर नंबर 4 बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के अगले टॉपिक को आज देखते हैं। आज ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। हम देखते हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि द्रव क्रिस्टल के सिद्धांत कौन से हैं, जिसमें हमने मेनली देखा था समूह सिद्धांत या स्वर्ण थ्योरी के बारे में। उस थ्योरी के बाद उस थ्योरी की हमने सीमाएं देखी थी, फिर द्रव क्रिस्टलों के क्या अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस हो सकते हैं वो देखी थी। इसके बाद हमने देखा था कि द्रव क्रिस्टल जो होते हैं वो एक विशेष ताप पे विशेष कलर रंग उत्पन्न करते हैं। जैसे शरीर में ट्यूमर, रसोली आदि का पता लगाने के लिए भी द्रव क्रिस्टलों का उपयोग किसमें किया जाता है? थर्मोग्राफी में किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि थर्मोग्राफी क्या होती है। देखिए, कोलेस्ट्रॉलिक द्रव क्रिस्टल की संरचना सर्पिलाकार होती है। इनके मध्य थोड़ा रिक्त स्थान होता है। जब हम तापमान को परिवर्तित करते हैं तो ये रिक्त स्थान जो बीच में होता है वो भी बढ़ जाता है या घट जाता है, यानी रिक्त स्थान का जो परिमाण होता है वो बदलता है। कब? जब तापमान बदला जाता है। तो ताप बदलने के साथ इन रिक्त स्थानों का परिमाण भी बदला जाता है। अतः इनसे परावर्तित प्रकाश की किरणों की तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न हो जाती है। देखिए, द्रव क्रिस्टल सर्पिलाकार हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान है। जब रिक्त स्थान छोटा है तब प्रकाश की किरणें जो परावर्तित होंगी उनकी तरंग दैर्ध्य अलग होगी। जब वो रिक्त स्थान थोड़ा और बढ़ जाएगा तो प्रकाश की किरणें जो परावर्तित हो रही है उनकी तरंग दैर्ध्य अलग होगी। जब रिक्त स्थान और बढ़ जाएगा तो प्रकाश की किरणें जो परावर्तित हो रही है उसकी तरंग दैर्ध्य और चेंज हो जाएंगी। तो अलग अलग तरंग दैर्ध्य हो जाएंगी तो कलर भी हमें अलग अलग ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये जो रिक्त स्थान है चेंज कैसे होगा? तापमान चेंज के साथ में। अगर हम तापमान चेंज करेंगे तो इन जो सर्पिलाकार संरचनाएं हैं इनके बीच की जो जगह है उसका तापमान वो भी चेंज हो जाएगी। कब? तापमान चेंज करने के बाद। तो इस प्रकार कोलेस्ट्रॉलिक द्रव क्रिस्टल भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। रंग के प्रक्षेपण से किसी स्थान के ताप को ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि कैसा कलर दिया इससे हम ये भी गणना कर सकते हैं कि उस स्थान का तापमान कैसा होगा। कोलेस्ट्रॉलिक द्रव क्रिस्टल के इस गुण का उपयोग करके शरीर के किसी भाग का ताप ज्ञात करके शरीर में विद्यमान रसोली यानी ट्यूमर की स्थिति को भी ज्ञात किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि शरीर में जहाँ रसोली या ट्यूमर होगा उस भाग का तापमान अधिक होगा। अगर उस भाग का तापमान अधिक होगा तो ये द्रव क्रिस्टल वहाँ अलग कलर यानी रंग प्रदर्शित करेगा। तो इस तकनीक को हम थर्मोग्राफी कहते हैं। ये चीज़ आपको आई समझ में? मैं बच्चों तो इस विधि में शरीर के रसोली या कैंसर प्रभावित क्षेत्र में कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल की थोड़ी सी मात्रा को इंजेक्शन के द्वारा प्रवेशित करवाया जाता है। फिर शरीर के उस भाग पर उच्च ऊर्जा के विकिरण डाले जाते हैं तथा परावर्तित विकिरण का अध्ययन किया जाता है। रसोली या कैंसर वाले भाग का ताप शरीर के अन्य भाग से भिन्न होता है, अतः वहाँ से परावर्तित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य भी भिन्न होगी और तरंग दैर्ध्य भिन्न होगी तो परावर्तित विकिरणों का रंग भी अलग होगा। उन्नत तकनीक का उपयोग करके वहाँ से परावर्तित विकिरणों से रसोली या कैंसर की फोटोग्राफिक प्लेट अथवा कंप्यूटर के स्क्रीन पर उतारी जा सकती है। इससे प्रभावित भाग की वास्तविक स्थिति एवं आकार के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है, जिससे उसका उपचार किया जाने में हमें आसानी होती है। हम देखा कि जो कोलेस्ट्रॉलिक द्रव क्रिस्टल है उसकी छोटी सी मात्रा को इंजेक्शन के द्वारा वहाँ प्रवेशित करवाया गया जहाँ की कैंसर है। ठीक है, अब उस भाग पे फिर हमने उच्च ऊर्जा की विकिरण और डाली, जो विकिरण शरीर के उस भाग से परावर्तित होकर हमारे पास आ रही है, यानी कि कंप्यूटर पे आ रही है। ठीक है, रसोली या कैंसर वाला जो भाग होगा उस भाग का तापमान शरीर के अन्य भाग की तुलना में अलग होगा। तो जब वहाँ का तापमान अलग होगा तो परावर्तित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य भी अलग होगी। तरंग दैर्ध्य अलग होने से वहाँ कलर भी अलग ही आएगा। ठीक है, फिर वो परावर्तित किरणें हैं उनको हम फोटोग्राफिक प्लेट में या कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले लेते हैं, जिस समय कौन सा भाग कैंसर से या रसोली से प्रभावित है उसका हमें अनुमान लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 7 खंड सेल, 7 सेगमेंट सेल। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि 7 सेगमेंट सेल क्या होता है। ये 7 सेगमेंट यहाँ बने हुए हैं, आप ये देखिए घड़ी की सुई की दिशा में हम चले तो A, B, C, D, E,
एफ, और बीच में जो लाइन है वो है जी। देखिए एक 4 का डिब्बा ऊपर है, एक 4 का डिब्बा नीचे है। इन दोनों डिब्बों के बीच में एक लाइन जो कॉमन है, जो दोनों डिब्बों में समान है, वो जी वाली लाइन। जी वाली लाइन पहले वाले डिब्बे में भी और जी वाली लाइन दूसरे वाले डिब्बे में भी है। अब ए बी सी डी हमें कहाँ से लिखना, ए सबसे ऊपर लिखना है और फिर घड़ी की सुई की दिशा में चलना, ए बी, सीधे हाथ की तरफ चलना, ए बी सी डी ई एफ। घड़ी की सुई की दिशा में हमें चलना है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ से यूं चलना है घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। अब एग्जाम में आता है कि 7 खंड सेल किसे कहते हैं, तो हम देखने के निमेटिक द्रव क्रिस्टल के प्रकाशीय गुण विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रभावित होते हैं। निमेटिक क्रिस्टल कौन से थे, जिनकी धागेनुमा संरचना होती थी, उनके प्रकाशीय गुण विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रभावित होते हैं, ठीक है। इस गुण का उपयोग 7 खंड सेल बनाने में किया जा सकता है। यह सेल एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी है तथा इनका उपयोग डिजिटल यंत्रों में जैसे पीएच मीटर में, डिजिटल घड़ियों में, कैलकुलेटर में, पेट्रोलियम डिजिटल मीटर में 0 से 9 तक के अंक को प्रदर्शित करने में किया जाता है। देखिए आप जब पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा, वहाँ डीजल या पेट्रोल का मीटर होता है, उस पर अंक चलते हैं। तो अंक इन्हीं 7 खंड सेल की अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आप देखना आपको 8 टाइप का बना हुआ दिखेगा, लेकिन उसमें जो पट्टी चमकेगी उस चमकदार पट्टी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा वाला अंक प्रदर्शित हो रहा है ना। ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या एलसीडी स्क्रीन भी कहलाती है। ये किससे बनी होती है, निमेटिक द्रव क्रिस्टल से बनी होती है। देखिए इस सेल को बनाने के लिए कांच की एक पट्टी पर निमेटिक द्रव क्रिस्टल की एक पतली परत को आयताकार रूप में पारदर्शी इलेक्ट्रोडों के मध्य सैंडविच कर दिया जाता है। देखिए इस सेल को बनाने के लिए कांच की एक पट्टी पर निमेटिक द्रव क्रिस्टल की एक पतली परत को आयताकार रूप में पारदर्शी इलेक्ट्रोडों के बीच एक सैंडविच के रूप में कर दिया जाता है। इस आयताकार में 2 ऊर्ध्व खंड यानी खड़े खंड होते हैं। कौन से वाले, देखिए सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो जो खड़े खंड हैं वो कौन से हैं, देखिए सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो बी और सी खड़े हैं। उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे तो कौन सा खड़ा, एफ और ई, ठीक है। नीचे वाले डब्बे में कौन से हैं खड़े हुए, ई और सी। ऊपर वाले डब्बे में जो खड़े हैं वो एफ और बी। एक खंड ए शीर्ष पर है, एक खंड जो डी है वो तल पर है, और एक खंड जो जी है वो इस आयत के विभाजन पर यानी बीचों बीच, ये तो आयत है, इसके बीचों बीच कौन सा, जी, जो क्षैतिज रूप में है। इनकी विशेषता यह है कि किसी खंड को विद्युत ऊर्जा देने पर द्रव क्रिस्टल अपना अभिविन्यास बदल लेते हैं, जिससे पदार्थ अपारदर्शी हो जाता है ना। जब हम इस किसी एक खंड को विद्युत ऊर्जा देंगे तो जो उसमें द्रव क्रिस्टल है वो अपना अभिविन्यास चेंज कर लेंगे, जिससे वो जो द्रव क्रिस्टल है वो अपारदर्शी हो जाएगा। तथा विद्युत क्षेत्र हटा लेने पे वो द्रव क्रिस्टल पुनः पारदर्शी हो जाएगा। इससे स्क्रीन पर हमें 0 से 9 तक के अंक चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, 7 खंडी सेल वाला। आप इसको ध्यान से देख लें और समझ लें। अरे बाप रे बाप।
लगाऊँ। इस चैप्टर में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे द्रव्य क्रिस्टल क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मीसोमॉर्फिक अवस्था से क्या तात्पर्य है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया था थर्मोग्राफी किसे कहते हैं, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ। सात खंड सेल किसे कहते हैं, सात खंड सेल का क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में आता है, इस बार भी आएगा। द्रवों में पाए जाने वाले लंदन बल को समझाइए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द्रव्य क्रिस्टल के समूह सिद्धांत की विवेचना कीजिए, ये जो पॉइंट नंबर 8 पे है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। निमेटिक और सिमेटिक द्रव्य क्रिस्टल की संरचना की विवेचना कीजिए, ये पॉइंट नंबर 4 पे क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निमेटिक और सिमेटिक द्रव्य क्रिस्टलों की संरचना की विवेचना कीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है, ये एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सात खंड सेल सिद्धांत, थर्मोग्राफी सिद्धांत, थर्मोग्राफी क्या है, निमेटिक तथा सिमेटिक द्रव्य क्रिस्टलों की संरचना की विवेचना, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ निमेटिक एंड सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, द्रव्य क्रिस्टलों के समूह सिद्धांत की विवेचना, डिस्कस द स्वान थ्योरी ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, द्रव में पाए जाने वाले लंदन बल को समझाइए, एक्सप्लेन लंदन फोर्स फाउंड इन लिक्विड, व्हाट इज मीन्ड बाय 7 सेगमेंट सेल, व्हाट इज मीन्ड बाय थर्मोग्राफी, व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल एंड व्हाट इज मीन्ड बाय मीसोमॉर्फिक स्टेज, यानी मीसोमॉर्फिक अवस्था में से क्या तात्पर्य है, और द्रव्य क्रिस्टल क्या होते हैं। ये 7 खंड सेल, ये 7 सेगमेंट सेल में आप ये तो मेन सेल है, इसके अलावा आप 1 नंबर कैसे बनता है, इसमें 2 कैसे बनेगा, 3 कैसे बनेगा, 4 कैसे बनेगा, वो डिजिट भी बना के एग्जाम में बता सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक की डिजिट बनाई जा सकती है, नहीं सारी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ मेन बना दीजिएगा। जैसे 1 बना दीजिएगा, 3 बना दीजिएगा, 5 बना दीजिएगा, है ना। तो बच्चों ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको ठोस अवस्था के बारे में पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 5 ठोस अवस्था, जिसमें हम देखेंगे कि ठोसों के प्रकार, समदेशिकता, विषमदेशिकता, क्रिस्टल विज्ञान के नियम क्या हैं, एक्सरे विवर्तन क्या होता है, एक्सरे विवर्तन की प्रायोगिक क्या विधियां हैं, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सोडियम क्लोराइड की संरचना, पोटेशियम क्लोराइड की संरचना और सीजियम क्लोराइड की संरचना। 4 से 5 लेक्चर मान लीजिए आप, 5-6 लेक्चर में ये ठोस अवस्था वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जो ग्रुप में नोट डाल दिए हैं वो आप अध्ययन करते रहिएगा। एक चीज़ और, इस क्लास का हम टेस्ट लेंगे, तो टेस्ट के लिए आप अपनी तैयारी रखिए। मैं टेस्ट का क्यूज पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से वो कंप्लीट करके आपको मुझे 2 घंटे के अंदर उसको कंप्लीट करके उसका जैसा भी फ़ोटो वगैरह खींच के और मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना है, ताकि जो भी आपके पेपर में किस तरह से आपको लिखना है, किस तरह से नहीं लिखना, जो भी कमियाँ हैं वो मैं आपको बता सकूं, और जो पॉजिटिव पॉइंट है वो भी आपको बता सकूं, किस तरह से और आप अच्छा इसको लिख सकते हैं वो भी मैं आपको बता सकूं। ठीक है, तो आप मुझको ये भेजिएगा, है ना। और क्वेश्चन पेपर मैं आपको दूंगा संडे को मैं क्वेश्चन पेपर भेजूंगा, संडे को ही आपका टेस्ट है। और नोट्स मैंने गूगल ड्राइव में भी डाल दिए, वहाँ से प्रिंट आउट भी ले सकते हैं,
नोट डाउन भी कर सकते हैं। एक बच्चा प्रिंट आउट ले लीजिए, बाकी के फिर जेरोक्स करवा लीजिए, आपके कॉस्ट भी इसमें कम आएगी, है ना। सब लोग प्रिंट आउट लेंगे तो आपको महंगा भी पड़ेगा, है ना। और बहुत ही जल्दी आपके कॉलेज भी खुलने वाले हैं, तो आप लोगों से वहाँ फिर मुलाकात होगी और फेस टू फेस हम क्लास करेंगे, है ना। ठीक है बच्चों, हैप्पी जनवरी, टेक केयर, बाय बाय।